वेलकम डियर इग्नूजाम। आज हम पढ़े BESC 131 ब्लॉक 2 चैप्टर 5 शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र। विश्लेषण के रूप में दर्शन शास्त्र। यदि आप दर्शन शास्त्र के इतिहास का अवलोकन करते हैं, आप यह पता लगा सकते हैं कि अधिकांश दार्शनिक तत्वमीमांसक नहीं थे, बल्कि वे विश्लेषण थे, जैसे लॉक, बल्क, ह्यूम, मिल, मूर, हेगेल आदि। विश्लेषण दार्शनिक ने मानसिक सत्य, कारण तथा आकलन जैसी अवधारणाओं का परीक्षण किया। आप देख सकते हैं कि विश्लेषण दर्शन के अंतर्गत एक वस्तु विभिन्न संदर्भों में विभिन्न अर्थ देती है। वर्तमान में दर्शन के विश्लेषणात्मक उपागम विषय में प्रभावित है। विश्लेषणात्मक दर्शन स्पष्ट करते हैं कि हम पहले से ये क्या मानते हैं तथा हमारी चिंता में आत्ममन्त्य के बिंदु क्या है। यह विचार की नवीन पद्धति का निर्माण नहीं करता। सिलेक्शन के रूप में दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का एक अन्य प्रमुख कार्य परंपरागत है। इसे सभी ज्ञान तथा मनुष्य के संपूर्ण अनुभव को संश्लेषण करने का प्रयास करता है। यहाँ प्रयुक्त उपकरणों तथा प्रविधियों के बनाए प्रत्याशित परिणाम पर बल होता है। यह दृष्टिकोण पहले के कुछ दार्शनिक द्वारा बनाया गया, जो एक बुद्धिमान मनुष्य होने का दावा नहीं करते थे, परंतु ज्ञान से प्रेरित करने वाले थे। उन्होंने अपनी भूमिका बुद्धि की खोज में दूसरे की सहायता करना बना था। इससे अर्थ दार्शनिक शास्त्र मूलभूत समस्या का व्यापक एक तर्कसंगत उत्तर के निरंतर खोज द्वारा मानव के अस्तित्व का अर्थ प्रदान करने का प्रयास है। यह दार्शनिकों को एक सक्रिय व्यक्ति बनाता है। उदाहरण सुकरात ने स्वयं दर्शन शास्त्र को एक गतिविधियों के रूप में स्वीकार किया। दर्शन शास्त्र की परिभाषा। एक शिक्षार्थी के रूप में आप दार्शनिक द्वारा दर्शन शास्त्र की दी गई परिभाषा से दर्शन शास्त्र के अध्ययन को आरंभ करने में बहुत असहज हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य पर बल देते हैं तथा कुछ अन्य मूल्यों को महत्व देते हैं। दर्शन शास्त्र मस्तिष्क में प्रश्नों को उत्पन्न करते हैं तथा पुण्य यह मनुष्य को उसके विद्यावान ज्ञान, अनुभव या नवीन ज्ञान के निर्माण के प्रयास से प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति होते हेतु करते हैं। यह इसके लिए उपयुक्त उत्तरों की प्रभावित हेतु निम्नलिखित प्रश्नों को उठाए है। ज्ञान क्या है? विषय क्या है? विषय का निर्माण किससे किया है? क्या भगवान है? मैं कौन हूँ? जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे जीने चाहिए? इस संसार का क्या प्रयोजन है? महान दार्शनिकों द्वारा दर्शन शास्त्र की दी गई परिभाषा मुख्य उपयुक्त प्रश्नों को संबोधित करती है तथा इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु प्रक्रिया की व्याख्या करती है। अंत यह ठीक कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत से प्रश्नों को पूछता है, वह प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा उत्तरों के कभी संतुष्ट नहीं होता, वास्तव में दार्शनिक होता है। इस दृष्टि से विभिन्न दार्शनिकों द्वारा की गई शिक्षाओं को परिभाषाएं निम्नलिखित है। वही देखना परिभाषा। दर्शन शास्त्र में गहरे ज्ञान के प्रयास है तथा प्रत्येक शास्त्र को ज्ञान आधार का एक विश्लेषण स्वरूप प्रदान करता है। विज्ञान प्रश्न दर्शन शास्त्र का आधार है तथा दर्शन शास्त्र का विज्ञान के अंतर्गत संबंध है। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान प्राकृतिक और जीवन का सत्य तत्व जैसे पशु, पौधे या मानव का वर्णन करता है। ये सत्य मानव जीवन के अभिन्न अंग है। यह सभी बालक
बालक के ज्ञान एवं अनुभव के निर्माण के आधार है तथा आगे यह दर्शन का निर्माण करता है। दर्शन शास्त्र की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह विशिष्ट अनुभव विशिष्ट परिस्थितियों एवं दर्शनों से उत्पन्न होता है। उन लोगों को दार्शनिक कहा जा सकता है जो किसी न किसी रूप में सत्य की वास्तविकता का अन्वेषण करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के अनुभव को प्राप्त करते हैं। ये अनुभव उनको नवीन ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं तथा ज्ञान का यह अन्वेषण व्यक्ति विशेष का दार्शनिक बनाता है। ये क्वेश्चन आंसर। दार्शनिक दर्शन शास्त्र की संख्या यह पूर्व के भाग में विमर्श किया गया है। दर्शन शास्त्र ज्ञान परिस्थितियों तथा अनुभवों का वर्णन करता है। ज्ञान को परिभाषित एवं स्वरूपित करना दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह ज्ञान के प्रकार तथा ज्ञान जनन की प्रक्रियाओं का लक्ष्य बतलाता है जो एक विषय का शास्त्र की पूर्ति करता है। एक विज्ञान दर्शन शास्त्र का प्रमुख प्रकार्यत है। यह विज्ञान वास्तविकताओं तथा जीवन के मूल्यों का भिन्न विमर्श करता है। अंत इस भाग में दर्शन शास्त्र का भी विभिन्न शाखाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो इसके विभिन्न पक्षों जैसे ज्ञान वास्तविकता मूल्य आदि का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित पक्षों में दार्शनिक शास्त्र की इस शाखाओं का अध्ययन किया जाएगा। तत्व मीमांस, ज्ञान मीमांस, मूल्य मीमांस, तत्वशास्त्र। तत्व मीमांस का व्युत्पत्ति का अर्थ भौतिक संसार से परे का विज्ञान अर्थात तत्व मीमांस शब्द परम सत्य पर विमर्श करता है जो इस भौतिक संसार से परे है। शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है मीटा का अर्थ पश्चात या परे है तथा फिजिक्स का अर्थ विज्ञान है अर्थात इसे विज्ञान का पश्चात के अध्ययन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विज्ञान के पश्चात पद प्रकृति से में सरतत्व है तथा यह अपनी अनुभूति में कुछ अध्यक्षम है। बहुत से दार्शनिक तत्व मिसास का सत्य वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। तत्वमीमांस का अर्थ परम सत्य की प्रकृति का अध्ययन है तथा अस्तित्व की प्रकृति के विषय में अनुमान सम्मिलित है। यह यथार्थ रूप से सत्य का क्या है यह प्रश्न उठता है। यथार्थ की प्रकृति के कुछ विषय विश्वास निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार ब्रह्मांड तथा समाज से संबंध का प्रतिक्षेपण करता है। उनकी मान्यता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं जैसे यथार्थ क्या है तथा क्या नहीं है। यह अगले लिखित प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रभाव करना है। तत्वमीमांस तथा इसका शिक्षा के संबंध। आप यह जानना उत्सुक होंगे कि तत्वमीमांस का शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार से कई तरह से अथवा किसी प्रकार से संबंधित है। अध्ययन के विषय का या क्षेत्र अनुभव तथा पाठ्यचर्या के कौशल समाज द्वारा माननीय यथार्थ की अवधारणा को प्रकट करते हैं जो शैक्षिक संस्थान का समर्थन करते हैं। बहुत से विद्यालय विषय जैसे इतिहास भूगोल रासायनिक शास्त्र आदि विद्यार्थियों को यथार्थ के निश्चित आयामों का वर्णन करते हैं। माध्यमिकता विद्यालय विज्ञान में यदि एक विद्यार्थी ब्रह्मांड के उद्भव पर विमर्श द्वारा एक इस निश्चय पर पहुंचता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई प्रयोजन नहीं है तो यह अनुसरण करते हैं कि उसके जीवन में केवल यह अर्थ है कि वह व्यक्तिगत रूप से यह अर्थ निकालता है कि ऐसा होना चाहिए। पूर्ण भूगोल में पृथ्वी का माप ऊंचाई विभिन्न प्रदर्शन में मोशन एक वातावरण विभिन्न भूदृश्य तथा इन भूदृश्यों में फसलों की उपयुक्तता आदि जैसे अवधारणा की गई है। बाकी की देख लेना।
वही देखना। तर्कशास्त्र एवं शिक्षा परिभाषा के अनुसार तर्कशास्त्र तर्क करने की विधि है जिसमें कथों की कथनों की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है जिसमें प्रत्येक को निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए। यह इससे पहले कथन है कि इसका संबंध व्यक्ति के अपने चिंता के संगठन तथा क्रमबद्ध तथा एक सामान्य प्रतिरूप के अनुसार तर्कों का निर्माण तथा किसी वस्तु की व्याख्या हेतु एक स्थिति के निर्माण के लिए उसके द्वारा सहायता साक्ष्यों के संगठन से तर्कशास्त्र के दो प्रमुख प्रतिरूप आगमनात्मकता तथा निगमात्मकता है। सिद्धांत या नियमों के स्थापना हेतु निगमात्मकता से सामान्य कथन या सिद्धांत से विशिष्ट स्थिति या उदाहरणों की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि आगमनता में विशिष्ट उदाहरण से सामान्य की तरफ बढ़ता जाता है। एक बार देख लेना। एक बार देख लेना। दर्शन शास्त्र एवं शिक्षण विधि। दर्शन शास्त्र शिक्षा विधि से समीपस्थ रूप से संबंधित है। इस खंड की अगली इकाई 6 में आप विभिन्न दर्शन विचारों द्वारा व्यक्ति विशेषता शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। आदर्शवादी दर्शन परंपरागत विधि जैसे व्याख्यान विधि को शिक्षा विधि के रूप में सुझाते हैं। प्राकृतिकवादी दर्शन स्वाध्याय विधि पर बल देते हैं तथा शिक्षकों की भूमिका सुविधा प्रदान एवं निर्देश के रूप में मानते हैं। परियोजनावादी दर्शन शिक्षा हेतु गतिविधियां समस्या समाधान तथा परियोजना विधि को विश्लेषण विधि के रूप में बल देते हैं। अर्धवादी दर्शन शिक्षा केंद्रीय विधि को महत्व देते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन विद्यार्थियों हेतु स्वतंत्रता की अवधारणा में विश्वास करते हैं एवं स्वयं अध्ययन विधि को महत्व देते हैं। परियोजनावादी दर्शन अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। शिक्षा एवं शिक्षार्थियों के माध्यम संबंध शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक शिक्षार्थी से संबंध की आवश्यकता होती है। आप इस विषय में जानते होंगे कि एक शिक्षक केवल एक वस्तु विषय ज्ञान नहीं होते, एक पति वह सही अर्थात में एक दार्शनिक भी होते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों का प्रत्यक्ष प्रभावित करता है। यह बिल्कुल स्वाभाविकता है कि शिक्षार्थियों को व्यक्तित्व शिक्षकों के व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होते हैं। जब हम दार्शनिक विचारों जैसे आदर्शवादी प्राकृतिकवादी परियोजनावाद आदि के अनुसार शिक्षार्थी संबंध की बात करते हैं, हमें पता है कि आदर्शवादी शिक्षार्थियों पर कठिन अनुशासन थोपने का प्रयास करते हैं तथा शिक्षण के साथ साथ शिक्षार्थियों के व्यवहार को आकार देने में प्रमुख भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिकवादी शिक्षार्थियों को प्रचुर स्वतंत्रता देते हैं तथा वे शिक्षार्थियों हेतु मार्गदर्शन एवं सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य करते हैं। एक बार देख लेना। चैप्टर 6 विचारधाराएं। विचारधाराएं एक संक्षिप्त विवरण है। आप इस बात से परिचित होंगे कि शिक्षा की प्रणालियों जब से सभ्यता है तब से अस्तित्व में रही है और उनका मुख्य उद्देश्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान प्राप्त करना और प्रसारित करना था। आप आदर्शवादी प्राकृतिकवादी व्यवहारवाद आदि जैसे विचारधाराओं से भी अवगत रहे हैं तथा उनके शिक्षा के उद्देश्य शिक्षण के तरीके पाठ्यक्रम शिक्षक की भूमिका अनुशासन आदि के नजर शिक्षा तथा आदान प्रदान प्रक्रियाओं के सिद्धांतों
का प्रस्ताव दिया है। उदाहरण के लिए आदर्शवाद विचारों व विचारधाराओं को महत्व देता है और तदनुसार पाठ्यक्रम के विकास हेतु एक सख्त अनुशासन लागू करता है और पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में शिक्षा केंद्रीय विधियों का उपयोग करता है। वही प्रतिवादी परिवर्तन व प्रगति का महत्व देते हैं। वही देखना वस्तु से अधिकतम महत्वपूर्ण विचार है। वर्तमान में विचारधारा के अनुसार मन और आत्मा का ज्ञान केवल विचारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो के शब्दों में विचार परम ब्रह्मांडीय महत्व के हैं। वे वो तत्व तथा मूल्य आदर्श हैं जो ब्राह्मण को रूप देते हैं। ये विचार शाश्वतता और अपरिवर्तनीय है। प्रकृति से उन पर मनुष्य का महत्व। इस विचारधारा में मानव जाति का महत्व है क्योंकि मनुष्य का एक व्यक्तित्व है जो प्राकृतिक परिवेश सामग्री के बारे में सोचते सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और वस्तु का विकास कर सकते हैं। उसके पास वस्तु विचारों और स्थितियों के बीच भेद करने की क्षमता है। आर रस्क के अनुसार आध्यात्मिकता या सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य के निर्माण का वातावरण है। यह मनुष्य की रचनात्मक गतिविधियों का एक उत्पादक है। एक बार देख लेना। शिक्षा के उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर हर विचारधाराओं ने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं। आदर्शवाद विचारधारा के मुख्य उद्देश्य इसी प्रकार है। समाज की बेहतर सेवा के लिए किसी व्यक्ति में सर्वत्र स्तर का क्षमताओं को पहचानना और विकास करना। व्यक्तित्व या आत्मबल में वृद्धि का अर्थ है कि मानव अपने व्यक्तित्व को समझ सकता है और स्वयं को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिकता का विकास को प्राप्त करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रसारण शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। जन्मजात प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन करना मनुष्य को आध्यात्मिकता मानव के रूप में बदलने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य है। मानव में वैज्ञानिक निर्णय हेतु बुद्धि का विकास और तर्कसंगत महत्व है। सामाजिक और प्राकृतिक जीवन के बीच समायोजन शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक और प्राकृतिक जीवन के बीच शिक्षार्थी के रूप में समायोजन करना। जीवन के विज्ञापन दृष्टिकोण का विकास। इससे बुद्धि विवेक और निर्णय लेने की शक्ति का विकास होना। व्यक्ति का शारीरिक विकास यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण के शिक्षार्थियों के अन्य विकासों के साथ जुड़े हुए हैं। पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। पाठ्यचर्या आदर्शवादी दर्शन के महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम विचारों भावना और मूल्य पर जोर देते हैं। भाषा साहित्य इतिहास भूगोल गणित और विज्ञान बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के तहत शामिल किए गए अध्ययन के रूप में क्षेत्र है। नैतिक विकास के लिए दर्शन धर्म और नैतिक जैसे क्षेत्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सत्य शिवम और सुंदरम जैसे अनंत मूल्य को आधारभूत पाठ्यक्रम के 3 मुख्य आधार हैं। इसी तरह मानव जाति की संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का संबंध मानव के समग्र विकास के साथ साथ मानवतावादी समाज से भी है। एक बार देख लो। शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवादी के विपरीत व्यवहार पुनर्निर्मित उद्देश्य में विश्वास नहीं करता है। यह जीवन का उद्देश्य जीवन में बदलाव के साथ बदलते रहते हैं। वे इसी प्रकार है। शिक्षार्थियों में उनके सामाजिक परिवेशन को समझना अनुभव करना और समाज के आदर्शों को तय करने की क्षमता विकसित करना। आसपास की गतिशीलता स्थितियों के बारे में पता होना और उन्हें समझना और उसके
अनुसार उसके अनुकूल बनाना, शिक्षार्थियों में सामाजिक कौशल विकसित करना, जीवन में समग्रता प्राप्त करना परम है, क्योंकि स्वयं के लिए संतोष और खुशी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं की पहचान करने, खुद को एक इंसान के रूप में स्वीकार करना और बौद्धिक प्रक्रियाओं के साथ एक इकाई के रूप में शिक्षा का कार्य है। शिक्षार्थी के अहंकार का विकास यह उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह अहम उसे साहस देता है। किसी व्यक्ति को केवल तभी महसूस किया जाता है जब वह किसी कार्य को स्वयं साहस से और आत्मविश्वास के साथ करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्साह और साहस दो गुणों हैं जो व्यक्तित्व को विकास करते हैं। नैतिक निर्णयों के लिए बौद्धिक विकास, समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए तभी आयामों का विकास अवश्य है। इस प्रकार इस विचारधारा ने सभी आयामों में वृद्धि के लिए स्वतंत्रता पर जोर दिया है। एक व्यक्तित्व की मदद से जो नैतिक निर्णय लेने में सक्षम हो, बुद्धि का विकास संभव है। पाठ्यक्रम उपयुक्तता के सिद्धांत पर आधारित व्यवहारिक पाठ्यक्रम अर्थात कुछ भी अगर किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो तो उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने या उसका एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों की रुचि पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। शिक्षार्थियों के अनुभव को शामिल करना हेतु पाठ्यक्रम सरल अधिगम की सुविधा के लिए शिक्षार्थियों की निकटता में होना आवश्यक है, जिसे सीखने वाले में एक गहरी समझ विकसित करने के लिए अध्ययन के सभी अलग अलग क्षेत्र के ज्ञान को एकीकृत करना चाहिए। विभिन्न विषय में पाठ्यक्रम को अंतःविषय दृष्टिकोण के माध्यम से समस्या को हल करने पर आधारित केंद्रित करना चाहिए। ये वो देख लेना। शिक्षण विधि यथार्थवादी विचारधारा को दो प्रमुख से दो आयाम है, एक मनोवैज्ञानिक है और दूसरा सामाजिक। मनोवैज्ञानिक आयाम विभिन्न विशेषताओं से संबंधित है जो जन्म से ही होती है, जैसे रुचि, झुकाव, दृष्टिकोण और क्षमता। अंत विश्वास विषय को वर्तमान शिक्षार्थियों के संदर्भ से जोड़ना जाना चाहिए और यह महत्वपूर्ण और लाभकारी भी होना चाहिए। शिक्षार्थी हस्त क्रियाओं और अवलोकन से सीखते हैं, इसलिए क्रियाविधि को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान सीखने वाले के लिए एक इकाई के रूप में है जो अनुमूल लगता है या संबंधित है, इसलिए शिक्षार्थियों एकात्मकता पद्धति के रूप में अधिकतम प्रभावित हो जाती है। कभी कभी वे अपने दम पर एक समस्या का सामना करते हैं, इसलिए समस्या को हल करना भी शिक्षण का एक सुझावी तरीका है। बाकी भी ना शिक्षकों व शिक्षार्थियों की भूमिका एक व्यवहारिक शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए सूचना प्रदान के रूप में कार्य करना है, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए शिक्षा का एक सतत धारा के रूप में कार्य करता है और अधिगमकर्ता का मार्गदर्शन करता है ताकि वह ज्ञान की में सुधार कर सके। शिक्षा को समस्या और उसके समाधान के लिए शिक्षार्थियों का जागरूकता और संवेदनशीलता बनाना होता है। व्यवहारिक विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक न केवल सीखने के माहौल का निर्माण है अपितु उसके लिए पूरे वर्तमान ही है। यह शिक्षक को शिक्षार्थियों के प्रति बहुत सक्रिय और चौकस रहना होगा और उन्हें प्यार से सहानुभूति के साथ संबंधित करना होगा। व्यवहारिक विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थियों को समाज में की जरूरत और मांगों की आवश्यकता अनुसार विकसित होने चाहिए। उसे अपनी रुचि, क्षमता और झुकाव के अनुसार अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की आवश्यकता होती है। आत्म विकास की स्थिति को तलाश करने और उसे स्वयं विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे करने के लिए उसे थोड़ी और अपेक्षा में मुक्त होना होगा, लेकिन शिक्षार्थियों में के स्वगृही विकास का भी एक ध्यान
सॉरी ध्यान रखना होगा ताकि वह समाज के लिए उत्पादक बने। बाकी वो देख लेना। शिक्षा के उद्देश्य प्रकृतिवादी में विभिन्न दार्शनिक को नई शिक्षा के विभिन्न विन्यास निर्देशित दिए हैं। इस विचारधारा में शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है वातावरण में अनुकूल के लिए प्रशिक्षण, अनुकूल विशेषताओं को जारी रखने की ओर अग्रसर होता है जो भिन्न भिन्न स्थितियों में अनुकूल होती हैं, जो चरम या प्रतिकूल परिस्थितियों में अस्तित्व का समर्थन करती है। एक शिक्षार्थी को अपने स्वयं के स्तर पर संरक्षण को विकसित करने के लिए अनुकूल कौशल भी विकसित करना होगा। जीवन में उच्च प्रगति की प्राप्ति संघर्ष और अनुकूल वास्तव में व्यक्तियों को जीवन में प्रगति प्राप्त करने के लिए होती है। व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविकता विकास किसी व्यक्ति का विकास और उसके व्यक्तित्व एवं प्राकृतिक घटना है जहाँ एक व्यक्तित्व को अपने तरीके से विकसित होने और परिवेशन से मूल्य को ग्रहण करने की छूट होती है और इसलिए उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। ये वही देख लो। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 7 भारतीय दर्शन शास्त्रियों के योगदान। जीवन दर्शन विवेकानंद का जीवन दर्शन वैदांतिकता दर्शन पर आधारित है तथा वे वैदांतिकता विचारों को आधुनिकतम विज्ञान तर्कवाद तथा सामान्यता के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनमें जीवन दर्शन की सबसे अच्छी व्याख्या आत्मविश्वास विषयक ज्ञान मीमांसा तथा मूल्य मीमांसा के दृष्टिकोण के अनुसार की जा सकती है। आत्मविषयक अवलोकन में उन्हें कर्म सिद्धांत की व्याख्या सामाजिक महत्व के अनुसार की है। ईश्वर पर उनके विचार गरीब की सेवा के लिए एक मौलिक रूप से परिवर्तित सामाजिक संदर्भ में आध्यात्मिकता स्तर पर सभी आत्मा को संभाविता समानता पर बल देकर इनको इरादा वेदांतिकता निर्देश को भारतीय समाज को पुनरुद्धि के लिए मूल्य आधार बनाना था। विवेकानंद के दर्शन को वैदांतिक समाजवादी के रूप में भी चित्र किया जा सकता है। वो देखना। पाठ्यक्रम शिक्षा विज्ञान अध्यापक तथा विद्यालय जैसे कि विवेकानंद की शिक्षा की अवधारणा तथा उद्देश्य पर परिणाम निकाला जा सकता है। पाठ्यक्रम शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षा तथा विद्यालयों की परिकल्पना निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम शिक्षा के पूर्वक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वामी जी ने पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया। भौतिकवादी सांसारिक तथा आध्यात्मिक अमूर्ति पाठ्यक्रम आत्मा का विकास तथा आत्मा अनुभूति को आध्यात्मिकता पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान मनोवैज्ञानिक कला कृषि इत्यादि के लिए शिक्षण के दौरान शामिल करना चाहिए। इन्हें भौतिकता पाठ्यक्रम में रखा गया है। उनके अनुसार आधुनिक शिक्षा अधिगम व्यवहार अभिवन्यता इस अभिवन्य स्तर है तथा मूल्य और गुणों मानसिक अनुशासन शस्त्र नैतिक तथा मजबूत चरित्र निर्माण पर बल नहीं देते हैं। उनके सुझाव दिए गया है दिया कि शिक्षा को कुछ तथ्य को भरने या दिमाग में जानकारी आत्मभारण के लिए नहीं होना चाहिए। शिक्षा विज्ञान उनके अनुसार सैद्धांतिकता शिक्षा को जीवन निर्माण मानसिक निर्माण चित्र निर्माण विचारों का समावेशी इत्यादि प्रदान करने चाहिए। ये ऐसे शिक्षा का उद्देश्य एक एकीकृत व्यक्ति का निर्माण होना होगा। स्वामी जी का कहते हैं कि यह सोच गलत है कि
हम एक बच्चे को विकसित को विकास की ओर बढ़ाए देते हैं। वास्तव में बच्चों को अपने विकास का स्वयं आगे बढ़, बढ़ना है। स्वामी जी कहते हैं प्रत्येक अपने स्वयं के की प्रकृति के अनुसार विकसित होते हैं। जब समय आता है हर किसी को इस सत्य पर का पता चल जाता जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि आप एक बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं? बच्चा स्वयं को शिक्षित करेगा। आपको आपका कार्य उसके आवश्यकता अवसर प्रदान करना है तथा उसके मार्ग के बाधाओं को हटाना है। वह स्वयं की खुद शिक्षित करेगा। एक पौधा स्वयं उगता है, क्या माली उसे उगाता है? वह केवल उसकी अनिवार्यता वातावरण प्रदान करता है। यह पौधा ही जो स्वयं खुद को बड़ा बड़ा करता है। ये बात देख लेना। एक बार भी देख लेना। शिक्षक दर्शन तथा शिक्षा का उद्देश्य। गांधी जी की शैक्षिक परिकल्पना दक्षिण अफ्रीका में टालस्टॉय फार्म में किए गए शैक्षिक प्रयोग तथा अनुवाद का माध्यम में से आकार लेते हैं। उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रयोग को एक क्रम अवधि के लिए शांति निकेतन पर भी तथा उसके बाद साबरमती तथा स्वेगामर आश्रम में जारी रखा तथा उन्होंने स्वेगामर आश्रम की स्थापना की जो वृद्ध में स्थित है तथा वहां से उन्होंने न केवल नई शिक्षा प्रणाली के विचार की कल्पना की परंतु स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई भी लड़ी। शिक्षा द्वारा गांधी का अभिप्राय है बच्चे तथा मनुष्य की शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा में जो भी स्वतंत्र है उसका स्वर्ण रूप से प्रकट करना। उनके विचारों के अनुसार शिक्षा समता के सामना नहीं है तथा न हो साक्षर शिक्षा न हो कि विद्यालय में साहित्य तथा परिक्षण शिक्षा का निर्माण करते हैं क्योंकि सामान्यता एक विद्यालय में साहित्यिक प्रशिक्षण साधनों का या कौशल विकसित तथा विषयगताओं पर ज्यादा बल देते हैं। शिक्षा का उद्देश्य। गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य 11 सितंबर 1937 को हरिमन में प्रस्तुत उनके कथन से स्पष्टता समझ जा सकता है। उन्होंने कहा शिक्षा उनके लोगों के लिए बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। 14 वर्ष की समाप्ति पर बच्चों को जब वे 7 वर्ष की शिक्षा पूरी कर लेते हैं एक अर्ज इकाई के रूप में मुक्त करना है परंतु यह याद रखना जा सकता है कि वह बच्चे को केवल आजीविका कमाने वाले नहीं बनाना चाहते हैं। वह उन्हें सिखाना चाहते थे जब वह कमाए तब वह सीखें तब कमाए तथा यह शिक्षा का केवल तात्कालिक उद्देश्य है। उनके अनुसार शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य की ऐसी किसी भौतिक प्रयोग का अपेक्षा ज्ञान करने पर बल देता है। यह ज्ञान भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृति उनके अनुसार आत्मा का गुण है जो मानव व्यवहार के सभी पक्षों में बहुत पर चर्चा करती है। बच्चों का संपूर्ण विकास अन्य उद्देश्य है जिसका गांधी समर्थन करते हैं। इस विचार के अनुसार हमारी जन्मजात तथा अर्जित शक्तियों को उन्हें सभी शक्तियों की सामंजस्यपूर्ण विकास के रूप में विकसित कर लिया जाना चाहिए। एक बार देख लेना। बुनियादी शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा विज्ञान। बुनियादी शिक्षा योजना में गांधी जी ने समुदाय जीवन का समान महत्व दिया है। समुदाय के माध्यम से शिक्षा गुणों की भक्ति विकसित होती है जैसे सहयोग भावना सहकर्ती तथा एक आपसी सहायता की समझ है। एक बच्चे सामंजस्य की क्षमता समुदाय की जीवन के माध्यम से विकसित करता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में बच्चे का विकास यह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे सामुदायिक जीवन सामूहिक पदार्थ
प्रदान, सामूहिक भोजन, शारीरिक व्यायाम, टीम कार्य, एवं क्रीड़ा एवं खेल, असाइनमेंट, गृह कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष दिवस का समारोह तथा रचनात्मक कार्यक्रम। आवासीय शिक्षा के दौरान बच्चों विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न टीम, समूह या सामूहिक रूप से शुरू करते हैं। इनमें कमरे तथा मैदान की सफाई, भोजन करना, शौचालय एवं मूत्रालय तथा पानी लाना, खाना पकाना, पौधे को पानी देना, कपड़े धोना, नहाना इत्यादि भी शामिल है। एक बार देख लेना। शिक्षा विज्ञान, शिक्षा के भी टैगोर के विचारों के विषय में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अंग्रेजी का शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग केवल शहरी क्षेत्रों तथा उच्च वर्ग तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा इसलिए यदि व्यापक ग्रामीण जन समूह को लाभ पहुंचाना है तो मातृभाषा का प्रयोग समर्थन आवश्यक है। टैगोर विज्ञान को भारतीय विश्वविद्यालयों में दार्शनिक तथा आध्यात्मिकता ज्ञान के साथ पढ़ना चाहते थे। उन्होंने गतिविधि आधारित खेल गतिविधियों पर भ्रम करते हुए शिक्षा आनंद के साथ सीखना, स्वानुभाविक व्याख्या से चर्चा, अध्ययन, यात्रा तथा शिक्षण की अनुभव आधारित अधिगम पद्धतियों के प्रयोग का सुझाव दिया। एक बार देख लेना। एक बार बेटा थोड़ा देख लेना, बाकी इसमें सब इतना ही। चैप्टर 8 पाश्चात्य दार्शनिक शास्त्रियों के योगदान। शिक्षा की अवधारणाएं। शिक्षा की अवधारणा एवं लक्ष्य। प्लेटो के शिक्षा पर विचार बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं पर निर्भर होती है। उत्तम शिक्षा उत्तम चरित्र के साथ कौशल युक्त नागरिकता के निर्माण में सक्षम होती है। शिक्षा से उनका अभिप्राय उसी परीक्षण से है जिसके द्वारा अच्छी आदतों के माध्यम से नैतिक विकास होता है। प्लेटो के अपने विचारों का परियोजना हेतु स्थापित एक विद्यालय में परीक्षण किया गया है। इस विद्यालय का नाम एकेडमी था। उन्होंने शिक्षा के परीक्षण एवं स्थापित सिद्धांतों में विश्वास किया। उन्होंने इसे में शिक्षा विषयों के रूप में दर्शन शास्त्र, संगीत, गणित, राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान को सम्मिलित किया। प्लेटो के दर्शन आदर्शवादी है। उनका मानना था कि वास्तविकता विषय केवल विचार का संसार है, केवल विचार ही सत्य है। भौतिक विषय विचारों पर आधारित है। केवल भ्रम या विषय सत्य तथा पूर्ण है तथा जगत मिथ्या या कल्पना है तथा अन्य सभी वस्तु अपूर्ण है। विचार संकलित, संपूर्ण, अपरिवर्तनशील तथा अनंत होती है। प्लेटो के आदर्शवादी चिंता के अनुसार दो प्रकार के विषय हैं: आध्यात्मिकता विषय, भौतिकता विषय, जिसमें इंद्रियों का या चेतन द्वारा अनुभव किया जाता है। भौतिक विशेषता अस्थायी या भंगुर है तथा केवल इंद्रियों तथा विचारों द्वारा इसका स्वरूप प्रदान किया जाता है। चेतन जगत नश्वर है तथा समय एवं स्थान के अनुसार अस्तित्व में रहते हैं। एक बार देख लेना। शिक्षा की प्रक्रिया। प्लेटो के अनुसार बुद्धि
प्रकृति प्रदान होती है। अंत बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व को दार्शनिक या विद्य सैनिक या योद्धा में विभाजित किया जा सकता है। जो हिम्मती एवं बलवान है, उनका युद्ध परीक्षण दिया जा सकता है तथा अन्य नए श्रमिकों जो उत्पादन करते हैं तथा कठिन शारीरिक श्रम करते हैं। प्लेटो ने लोगों को 3 प्रकार अर्थात स्वर्ण, चांदी तथा तांबा प्रदान में वर्गीकृत किया है। उनका मानना था कि शिक्षक वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की प्रकृति में सुधार किया जा सकता है। पाठ्यचर्या प्लेटो ने शिक्षक के विभिन्न स्तरों हेतु विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या को सुझाया है जो निम्नलिखित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जन्म 6 से 12 तक 6 वर्ष तक। शिक्षा के लिए काल को प्लेटो ने निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया है। स्वास्थ्य जन्म से 3 वर्ष तक। इस कालखंड में बालक के समुच्चय पालन पोषण एवं स्वास्थ्य पर बल देना चाहिए। बच्चों को संतुलित आहार एवं सुख परिवेशन प्रदान करना चाहिए ताकि वह एक प्रसन्न एवं स्वास्थ्य नागरिक के रूप में वृद्धि कर सके। नर्सरी 4 से 6 वर्ष तक। इस काल में बच्चे की कल्पना शक्ति को शिक्षक द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। नैतिकता मूल्य के साथ अच्छी आदतों एवं चरित्र के विकास हेतु बच्चों को प्रेरणात्मक कथन सुनाई जानी चाहिए। इसके अंतरिक्त स्वास्थ्य, शरीर एवं मस्तिष्क के विकास पर बल देना चाहिए। सत्य, ईश्वर एवं सौंदर्य के मूल्य का विकास इस स्तर से आरंभ होना चाहिए क्योंकि घर इसी स्तर पर बच्चों के लिए मुख्य से शैक्षिक स्थान का या विद्यालय होता है। अंत माता एक महत्वपूर्ण शिक्षक होती है। प्राथमिक शिक्षा 7 से 16 वर्ष तक। प्लेटो ने शिक्षक के इस स्तर को भी निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। प्राथमिक शिक्षा 7 से 13 वर्ष तक। इस स्तर पर बालक और बालिकाओं के हेतु शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। खेल, शारीरिक शिक्षा, संगीत, धर्म, नैतिक शिक्षा तथा गणित इसी तरह स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। संगीत, शारीरिक शिक्षा तथा खेल विद्यालयों में संतुलित व्यक्तित्व हेतु आवश्यकता शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक पक्षों के विकास पर केंद्रित। माध्यम शिक्षा 13 से 16 वर्ष तक। इस स्तर पर अंतर्गत शिक्षा मध्य शिक्षा से आरंभ होनी चाहिए। गीत, संगीत, कविता तथा गणित भी पढ़ाई जाना चाहिए। इस स्तर पर विद्यार्थियों समूह नियमों एवं कठिन विषयों को समझा जा सकता है। यह उच्च शिक्षा हेतु आधार निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों को राज्य राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनाने हेतु नैतिक, धर्म एवं राष्ट्रीय भक्ति से पूर्ण साहित्य की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष तक। उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का प्रावधान इनके द्वारा ही अनुशंसित किया गया है। जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनको उच्च शिक्षा में प्रवेश किया जाना चाहिए तथा उन्हें उत्तीर्ण होते हैं उनको लोक सेवा में संलग्न किया जाना चाहिए। प्लेटो ने उच्च शिक्षा में गणित एवं विज्ञान के आधारित पर बल दिया है। इस स्तर पर शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान, जनन एवं सौंदर्य बोध होना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि विद्यार्थियों को इस स्तर पर तर्कशास्त्र, अभ्यास विज्ञान का की योग्यता को विकसित करना चाहिए। महिला शिक्षा प्लेटो महिला एवं पुरुष में भेदभाव नहीं करता था। अंत प्लेटो ने महिलाओं के लिए प्रकार की शिक्षा का परिवेशन नहीं है, परंतु वे महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा शारीरिक रूप में निर्बल समझते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में लिखा था कि महिला एवं पुरुष दोनों राज्यों की रक्षा हेतु समक्ष हैं, परंतु महिला शारीरिक शक्ति से पुरुष की अपेक्षा निर्बल होती हैं। केवल मात्रात्मक का अंतर है। गुणवत्ता
का नहीं है। प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों के लिए सामान्य शिक्षा के अनुशासन किए हैं। एक बार देख लेना। आलोचना। प्लेटो का मानना था कि समाज व्यक्ति से ऊपर है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। वे व्यक्तित्व की अधिकार एवं कर्तव्य के माध्यम समान साम्य स्थापित नहीं कर सकते हैं करें। एक तरफ से शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व की संगठनता विकास के विषय में बात करते हैं तथा दूसरी तरफ व्यक्तित्व से स्वतंत्रता से लेकर इस राज्य को देते हैं। व्यक्तित्व को राज्य के लिए सभी कार्य करने होते हैं, परंतु उसे कोई अधिकार नहीं है। प्लेटो ने व्यावसायिक एवं पेशागत शिक्षा का उतना महत्व नहीं दिया। ये बात देखो ना। शिक्षा की भूमिका। रूसो के अनुसार शिक्षा सूचना का स्रोत नहीं है, बल्कि एक प्रति उसमें अधिगम हेतु एक प्रोत्साहक के रूप में अवश्य कार्य करना है चाहिए। बच्चों को निर्देशित नहीं बल्कि मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। शिक्षा को बच्चों की प्रकृति को अवश्य समझना चाहिए। अंत उसे सहिष्णु तथा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हेतु सक्षम होना चाहिए। उसे बच्चों को अपने नियंत्रण में रखने के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खेलकूद एवं सीख हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाने की आवश्यकता होती है। नकारात्मक शिक्षा। रूसो ने नकारात्मक शिक्षा की तुलना में नकारात्मक शिक्षा पर बल दिया है, क्योंकि औपचारिक एवं कठोर शिक्षा एवं कृत्रिम परिवेशन में अत्यधिकरण सूचना एवं अनुदेशन को प्रदान करना समय पूर्व व्यक्तियों की भूमिकाओं हेतु बच्चों की तैयार करने का प्रयास करना है। नकारात्मक शिक्षा बिना किसी बंध्य एवं नियंत्रण पद्धति के हैं। इसमें बच्चों अपनी प्रकृति तथा अपनी गति के अनुरूप सीखते हैं। इस प्रकार से उनकी सभी क्षमताओं स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। नकारात्मक शिक्षा का समर्थन करते हुए रूसो ने निम्नलिखित बल दिया है। पुस्तक के माध्यम से अधिगम नहीं, एक प्रति प्राकृतिक से प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम। समय की बचत नहीं, प्रकृति में रहने हेतु बच्चों को पर्याप्त समस्या प्रदान करना। आदत का विकास नहीं, बच्चे हेतु सामाजिक शिक्षा नहीं, क्योंकि समाज का उच्च वर्ग तत्कालीन में भ्रष्ट था। एक बार देखना। शिक्षा का लक्ष्य डीवी के अनुसार विचार, अनुभव या कार्य के पश्चात विकसित होते हैं। वह ज्ञान सत्य होते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जब एक व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसके कार्य को करने में चुनौतियों एवं कठिनाई का सामना करना है, तब वह सोचता है कि इन पर किसी प्रकार नियंत्रण किया जाए। शिक्षा की प्रक्रिया डीवी सैद्धांतिक विषय के माध्यम से नहीं बल्कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना पर बल दिया है। व्यक्ति अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त करता है वह विशिष्ट है। बाकी पर दिखाना है। ये शिक्षा की प्रकृति ये भी देख सकते हैं थोड़ा सा। बाकी चैप्टर ही समाप्त होता है।